वंदना मौर्य सर आज नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। आ जाइए बच्चा पार्टी, जुड़ जाइए और फिर से शुरुआत करते हैं हम लोग अपने धारदार सेशन की, जिसका नाम दिया गया हम लोग जीएस प्रैक्टिस बैच। ठीक है, जिसका नाम दे दिया गया है जीएस प्रैक्टिस बैच। चलो देखो जरा सा विजिबिलिटी ठीक है क्या इस कलर? एक दो क्वेश्चन की दो क्वेश्चन के लिए कष्ट है। ठीक तो दिख रहा है, इस पे तो ठीक है, क्वेश्चन ठीक दिख रहा है। राज मौर्य क्या कह रहे हैं आप? कहने का क्या मतलब है? आ जाओ बच्चों, ठीक है। अच्छा, आंसर भी करना शुरू कर दिए हो आप लोग? ठीक है, सभी बच्चों को जय हिंद, हर हर महादेव और बम भोले। थोड़ा सा मैं भी शेयर कर लूं, कुछ ऐसे आलसी हैं उनको नोटिफिकेशन से नहीं दिक्कत, जब भेजा जाता तब वो आते हैं लाइव, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ आलसियों को भेज दूं। अब वो इंतजार करते रहते हैं ना कि अब गुरुदेव भेजेंगे। ऐसे ऐसे आलसी हैं, मतलब एक बच्चा तो कल 4 महीना बाद मुझे फोन किया, 3 महीना बाद, कह रहा गुरुजी ऑनलाइन क्लास अब नहीं ले रहे हैं क्या आप? मैं कहा ऐसे कैसे पता? कहा कि सर मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा हूँ और आपकी क्लास आ ही ना रही है। हम क्या बालक, हम रोज पढ़ा पढ़ा के मर जा रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि हम क्लास ही नहीं दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी तकलीफ होती है आप सभी विद्यार्थियों के साथ, लेकिन आगे नहीं होगी। क्वेश्चंस अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन का आंसर करते रहिए। हम देख लेते हैं कि किस विद्यार्थी का क्या उत्तर आ जा रहा है। किस विद्यार्थी का कौन सा उत्तर सही है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बक्सा में लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग उत्तर अपना अपना करेंगे भाई। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना अपना उत्तर करेंगे। चलो ठीक है, लगभग जितना ग्रुप था मेरे पास मैंने सभी को सेंड कर दिया है। अभी 2-4 मिनट में शेयर जुटेंगे फिर से। आवाज तो ठीक है, आवाज तो क्लियर है आप सभी को? एक बार बताएं बच्चा लोग, आवाज तो क्लियर है ना? नहीं, दुनिया पूछती हाँ, वो खुद बताएंगे। चलिए बालक, देख लेते हैं क्या इस प्रश्न का उत्तर पूछा गया है कि अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी करेंगे मिल करके। पंकज कुमार, प्रतिभा पटेल, हाँ थोड़ा सा नाम भी तो आपका ले लूं, समाचार तो पढ़ना होता है ना। ठीक है, चलो आ जाओ सभी बच्चों। अभी तक जुड़ने वाले बच्चों में कोमल सोनी, सत्यपाल सिंह नमस्कार, प्रतिभा पटेल, पंकज कुमार, राज मौर्य, कोमल सोनी, प्रतिभा पटेल, रीना मौर्य, पंकज कुमार, कितने हैं? उज्जवल सिंह, वंदना मौर्य, पुष्पेंद्र, राज मौर्य, वंदना मौर्य, कोमल सोनी। ठीक है, और बाकी बच्चे भाई? मंजू, मंजू, हाँ ठीक है, मंजू गुड इवनिंग बच्ची। कोमल, जैन धर्म, चलो ठीक है, सभी का लगभग। राजेंद्र इलाहाबादी गाइडर, इलाहाबाद के गाइडर है भाई राजेंद्र जी, इनका भी स्वागत है। और बाकी भी जिनका जिनको अपना अपना नाम पढ़वाना हो। अच्छा पहले ये बताओ, ये बैकग्राउंड का पेज कैसा लग रहा है? ये मैंने डिजाइन किया है आपके लिए। ये बताओ बैकग्राउंड का पेज ये कैसा लग रहा है? ये मैंने डिजाइन किया, क्वेश्चन भी मैं खुद टाइप किया हूँ। जरा सा बताओ तो।
कह रहे हैं कि सर योर वॉइस इज वेरी स्लो। वाई? अब इसको चिपका लूंगा तो सही हो जाएगा। वहां से अब लो, ठीक है। जरा सा बताओ कि ये पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है आपको? ये मैंने सेट करा है और सारे के सारे क्वेश्चंस भी मैं ही टाइप किया हूं आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरा हौसला अफजाई करने के लिए बताएं कि सही किया गया है कि गलत किया गया। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो फिर इसी फॉर्मेट में हम लोग चलते रहेंगे। बाकी सारे टीचर्स देखो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे ना, मैं कलर बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं कलर बोर्ड पे। बहुत ही अच्छा सर, चलो ठीक है। विजिबिलिटी तो अच्छी आ रही है ना आप सबको? सभी ने कहा कि जबरदस्त, एकदम धांसू वाला है। चलो ठीक है, तो फिर इसी पे चलते हैं। अच्छा, ऐसे पढ़ने से लगता है ना कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हो। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने से लगता है कि जैसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हो, तो इसलिए मैं इसी को लेता हूं। चलो ठीक है, देखो बोला गया कि अणुव्रत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में दिया है बच्चा पार्टी महायान बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन बी दिया गया है हीनयान बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन सी दिया गया है जैन धर्म से, और ऑप्शन डी दिया गया है लोकायत संप्रदाय से। अब इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि आप सभी जान रहे होंगे। विपिन कुमार यादव, सभी को जय हिंद है भाई। विपिन कुमार यादव जय हिंद। चले बच्चा आगे, अणुव्रत। अच्छा, थोड़ा सा अणुव्रत को समझने के लिए मैं आपको यहां पे बताऊं कि जब आप जैन धर्म पढ़ते हैं बच्चों, जब आप जैन धर्म पढ़ते हैं तो जैन धर्म में आपको मैं एक चीज बताता हूं जिसे हम कहते हैं पंच महाव्रत। जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पंच महाव्रत बोलते हैं, पंच महाव्रत। और इस पंच महाव्रत में ये जैन भिक्षुओं के लिए होता है। जो भिक्षु हैं, जो जैन भिक्षु होते हैं, जैन भिक्षुओं के लिए होता है, जो पंच महाव्रत का पालन करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पंच महाव्रत कितने होते हैं? तो पंच महाव्रत की संख्या जो होती है, पंच महाव्रत की संख्या जो होती है कितनी होती है? पंच महाव्रत की संख्या क्या होती है? पहला चीज तो सत्य, और दूसरा क्या होता है? अहिंसा। सत्य, अहिंसा, और फिर इसके बाद एक होता है अस्तेय। सत्य, अहिंसा, अस्तेय। फिर होता है अपरिग्रह। फिर क्या होगा? अपरिग्रह। और लास्ट में एक होगा पांचवा, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। हालांकि आप लोग इसका पालन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह दे रहा हूं, ब्रह्मचर्य। ये 5 है बच्चा पार्टी। ये 5 को हम बोलते हैं पंच महाव्रत। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोल दिया पंच महाव्रत। और इस पंच महाव्रत के तहत इसका पालन कठोरता से किया जाता है जैन भिक्षुओं के द्वारा। जो भी जैन भिक्षु हैं उनके द्वारा इसका बड़े ही चतुराई से जिद्दी ब्राह्मण उज्जवल सिंह, सचिन कुमार, सभी को जय हिंद बच्चा लोग, सभी को जय हिंद। शेयर करो, शेयर कर लो, चपक के एकदम शेयर कर लो, ठीक है, चपक के शेयर कर लो। इसी में देखो, अब अगर ये तो बहुत कठोर नियम है, कैसा नियम है? तो ये कठोर नियम, कौन सा? पंच महाव्रत कठोर नियम है। और ये जो नियम का पालन करेगा वो कहलाएगा जैन भिक्षु। लेकिन जब इसी कठोर नियमों में हम ढील दे देंगे, ढील का मतलब थोड़ा सा सुविधा दे देंगे। वरुण यादव चरण स्पर्श, आशीर्वाद बच्चा, आशीर्वाद। अगले कोरोना में जिद्दी ब्राह्मण सर आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अब आज चलो ठीक है, धन्यवाद। और जब इसी पंच महाव्रत में हम थोड़ा सा ढील छोड़ देते हैं, मतलब कठोरता में कमी कर देते हैं जब हम कठोरता में कमी कर देते हैं तब उसे हम बोलते हैं पंच अणुव्रत। तब उसे क्या बोलते हैं? पंच अणुव्रत बोलते हैं, ठीक है। तब उसे क्या बोलेंगे? पंच अणुव्रत बोलेंगे। मतलब कि पंच अणुव्रत कोई अलग चीज नहीं है, उसी पंच महाव्रत को ही पंच अणुव्रत कहा जाता है। पंच महाव्रत को ही पंच अणुव्रत बोला जाता है। बस जरूरी ये है कि इसमें थोड़ा सा सरल कर दिया गया है। इसको सरल क्यों कर दिया गया है? थोड़ा सा समझ लेना कि जब हमने कहा कि पंच महाव्रत को थोड़ी सी उसकी कठोरता में कमी ले आई जाएगी, जब उसके कठोरता में कमी ले आ जाएगी तो उसी को बोलेंगे पंच अणुव्रत, ठीक है।
उसी को क्या बोलेंगे, पंच अणु व्रत। अच्छा जरा एक बात आप ये बता दो कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है सत्य, तो मान लो वो गृहस्थ व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, वो गृहस्थ व्यक्ति है, कैसा है, कोई गृहस्थ व्यक्ति है, और गृहस्थ व्यक्ति चलो सत्य तो बोल सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अहिंसा का पालन कर सकता है, कोई बात नहीं है, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है, दो धन, बहुत ज्यादा धन का संचय नहीं करेगा और चोरी नहीं करेगा, ठीक ना। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब अत्यधिक धन का संचय ना करना, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म। आगे देखो, ब्रह्मचर्य का पालन वो कैसे करेगा। मान लो कोई गृहस्थ व्यक्ति जैसे आप हैं और आप जैन धर्म के भिक्षु हैं या फिर उसके उपासक हैं और आप पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, तो तुम्हारी तो वंश परंपरा आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो, ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत कर रहे हो और वैवाहिक सुख से वंचित हो, शारीरिक सुख से वंचित हो, काम वासना से वंचित हो। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा बच्चा कि जब आप इन तमाम चीजों से वंचना प्राप्त कर लेंगे तो आपकी वंश परंपरा नहीं बढ़ेगी और सांसारिक गतिविधियां स्थिर हो जाएंगी, रुक जाएंगी। इसीलिए जैन धर्म ने गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रत कहे हैं। उसने कहा है कि गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन इस सेंस में होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाली को ताड़ेगा, पड़ोसी का चक्कर में नहीं पड़ेगा। अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेयसी और अपने प्रेमी के साथ, अपने नायक नायिका के प्रति और नायिका नायक के प्रति ईमानदार रहेगी, है ना। हर मर्सिडीज की सवारी हम करेंगे, ये ठीक नहीं है। तो इस तरह के सेंस को इसमें भर दिया गया था ब्रह्मचर्य में, जो पंच अणु व्रत के तहत है। उम्मीद है कि एकदम धारदार समझ में आया होगा बच्चा लोग। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही धारदार जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, हो जाएगा जैन धर्म अर्थात ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई मजा आया क्या, बात समझ गए हैं ना, लग गया तड़का अपनी लवर के साथ। हाँ जिद्दी ठीक बोल तो दिया हूं, अब का मतलब लिख के दे दूं, अब लिख के दे दूं बदमाशों। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सा अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हड़प्पा का बृहद स्थल, कौन सा हड़प्पा बृहद स्थल हरियाणा में स्थित है। यहां पे का लिख लेना, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत लग रही है। कौन सा हड़प्पा का बृहद स्थल हरियाणा में स्थित है। पहला ऑप्शन दे दिया गया है धौलावीरा, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया है कालीबंगा और चौथा ऑप्शन दे दिया गया है आलमगीरपुर। ऑप्शन करेंगे भाई जल्दी जल्दी। अंकित इलाहाबादी भी जुड़ चुके हैं धारदार तरीके से। पुष्पेंद्र का बी उत्तर आना शुरू कर दिया है। पुष्पेंद्र ने उत्तर दिया बी का मतलब राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी। बच्चों कई बार बताया हूं कि धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। धौलावीरा का मतलब क्या होता है, धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं, ठीक है। धौलावीरा का मतलब क्या होता है, सफेद कुआं, ठीक है। और ये कहां पे है, गुजरात में है। कहां पे है, गुजरात में है। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा के हिसार जिले में है। ये हरियाणा के हिसार जिले में है। कालीबंगा जो है इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। और ये है मेरे बच्चों कहां पे है कालीबंगा, तो कालीबंगा आप बता देंगे कालीबंगा कहां पे है, तो राजस्थान में है। कहां पे है, राजस्थान में है। कालीबंगा कहां पे बालक, राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में है। और आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर होगा कहां पे मेरे मुन्ना, आलमगीरपुर होगा कहां पे, आलमगीरपुर होगा कहां पे, ये है उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहां है, ये है उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप ठीक ठाक से समझ पाएंगे। तो देर ना करते हुए हमने कह दिया क्या
कि जो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हरियाणा में स्थित है वो कौन सा है, तो राखीगढ़ी है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को पढ़ो ध्यान से और आंसर करने का प्रयास करो। चलो बच्चा लोग, क्या उत्तर दिया? वंदना मौर्य का राखीगढ़ी, हाँ लगभग सभी का उत्तर ठीक आया था। अच्छा बच्चों, ये थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, जैसे आज शाम को कितने बजे से, तो 7 बजे से, आज शाम को 7 PM से, कितने बजे से, 7 बजे से, आज शाम को 7 बजे से, कितने बजे से, आज शाम को कब से, 7 बजे से, क्या टाइमिंग होगी, 7 PM होगा। 7 PM से इंडिविजुअल जीएस की क्लास चलेगी। इंडिविजुअल जीएस या इसी को आप नाम दे देंगे सामान्य अध्ययन। क्या नाम देंगे, सामान्य अध्ययन देंगे, ठीक है, सामान्य अध्ययन नाम देंगे। और इसका जो, जैसे देखो कोई बच्चा यूपी SSSC की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा यूपी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर वो आरओ की तैयारी कर रहा है। इवन कि अगर वो बच्चा पीसीएस प्री की भी, अगर वो पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है तो प्री लेवल के क्वेश्चंस इसमें जबरदस्त तरीके से कवर कराए जाएंगे। अगर आप जैसे एनडीए दे रहे हो, ठीक ना, एनडीए दे रहे हो, अगर आप सीडीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप एक बार इंडिविजुअल जीएस की क्लास जरूर करिएगा। इंडिविजुअल जीएस की क्लास आप एक बार जरूर करिएगा। आपको अंतर दिखेगा कि जो लोग आपको चीजें दे रहे हैं मोटी रकम लेकर के, वो हम लोग केवल और केवल सब्सक्रिप्शन चार्ज लेकर के कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन चार्ज आपसे, सब्सक्रिप्शन चार्ज केवल लिया जाएगा, सब्सक्रिप्शन चार्ज केवल लिया जाएगा 99 रुपीज आपसे, केवल और केवल कितना, 99 रुपीज। और इसी 99 रुपीज में आपको पूरा का पूरा बैच जीएस का सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। बस अभी जज मत करना, कुछ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। 1 हफ्ते की क्लास आप लोग कर लो, 1 हफ्ते की क्लास पहले कर लो आप लोग, फिर देखना इंडिविजुअल जीएस में किस तरीके से चीजें पढ़ाई जाती है, कैसा मैटर दिया जाता है, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो प्रश्न क्या, आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में से पशुपालन का प्रमाण, किस चीज का प्रमाण पूछ रहा है, पशुपालन का प्रमाण पूछ रहा है कि पशुपालन का प्रमाण, निम्नलिखित में से पशुपालन का प्रमाण कहां से पाया गया है। अब इनमें से पूछ रहा है कि पशुपालन का प्रमाण कहां से पाया गया है। सभी सब्जेक्ट की फीस कितनी है पुष्पेंद्र, सभी सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे टोटल, अगर हम सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे, देखो अभी तक पर सब्जेक्ट जो फीस है वो 99 रुपीज दी गई है। कितना, 99 रुपीज करी गई पर सब्जेक्ट की फीस, माने 99 रुपया देकर के आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी सब्जेक्ट का पेमेंट एक ही बार कर रहे हैं, माने 1 टाइम अगर पेमेंट आप कर रहे हैं, एक बार में पेमेंट कर रहे हैं, तो इसकी फीस आपको हो जाएगी 399 रुपीज ओनली। मतलब 400 रुपए में आप 4 महीना पढ़ोगे यार। सोच लो ना, तो आप मेरे मतलब शब्द का पैसा दे रहे हो, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि पैसे ले रहे हैं, किसी बच्चे को ये लग रहा है कि पैसा ले करके पढ़ा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि मैं पैसा ले करके ही पढ़ाऊंगा। जीएस की प्रैक्टिस बैच फ्री चल रही है, जैसे चलेगी। इंडिविजुअल जीएस से आपसे केवल पर सब्जेक्ट 99 रुपीज लिए जा रहे हैं। आप चाहे तो 1 टाइम पेमेंट करके इसको, चाहे तो 1 टाइम पेमेंट करके आप 399 कर सकते हैं, 399।
मतलब 4 सब्जेक्ट का पेमेंट करिए और एक सब्जेक्ट उसमें फ्री आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप देखना ना, पहले एक हफ्ता या 10 दिन आप कायदे से कर लो, 100 रुपया जमा करके कर लो। सब्सक्रिप्शन चार्ज है, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, रजिस्ट्रेशन का चार्ज है बस। कोमल सोनी सर 300 लीजिए। देखो, जो हर सब्जेक्ट का 100 रुपया फीस नहीं दे पा रहा है और 300 करने का मतलब है बाबू, आप सोच लो कि मैं उतने का तो केवल आपका बिजली का बिल आता है। किसी दिन हम लोग स्टूडियो आपको दिखाएंगे कि कैसी कैसी लाइटें लगी हुई हैं आपके लिए। हमारे लिए नहीं, यह राष्ट्र हित में बिजली हम लोग खर्च कर रहे हैं। बिजली का पैसा तो दे दो तुम लोग, मेरे ज्ञान का थोड़ी पैसा मांग रहा हूं आपसे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि डेली आप मुझे 5 पन्ना मतलब 20 क्वेश्चंस 5 पन्ना लिख करके व्याख्या सहित मुझे दोगे, कितना दिन ईमानदारी से दे पाओगे? सुबह 5 बजे उठना, आपके लिए क्वेश्चंस किताबों से छांट छांट कर बनाना और फिर उसको खुद से टाइप करना और टाइप करके लाके सिस्टम पे सेट करना, फिर चिल्ला चिल्ला के समझाना। भूख के मारे जान जाएगी, प्यास के मारे घर सूखेगा, फिर घर जाना, ना पत्नी को समय दे पाना, ना गर्लफ्रेंड से मिल पाना, ना दोस्त या माता पिता से मिल पाना। इतना कुछ त्याग करने के बाद आप केवल और केवल रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं दे पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ज्यादा है, तो पर सब्जेक्ट 99 दिया ही जाएगा, लिया ही जाएगा, ये तय है। उससे कम में तो मतलब हम मरना पसंद करते हैं, अब इससे कम में फ्री करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आलस और फ्री की चीजें आपको बेकार बना देती हैं। कितना दिन पढ़ने आओगे? फ्री तो पढ़ा रहा हूं ना जीएस प्रैक्टिस। कितने लोग आ रहे हैं? 60 एडमिशन, कम से कम 60 प्लस एडमिशन ऑनलाइन मेरा हुआ था। जब मैं जीएस प्रैक्टिस ऑफलाइन पढ़ाता था 200 रुपया पर मंथ फीस थी। 200 रुपए, और पढ़े पुष्पेंद्र लोग, राम जी लोग तो पढ़े हैं, सब मेरे बच्चे हैं ऑफलाइन के। कम से कम 15-16 बच्चे ऑफलाइन डेली आते थे पढ़ने के लिए, पर मंथ 200 रुपया फीस दे करके, और वो चीज आपको मैं फ्री दे रहा हूं। यही इंडिविजुअल जीएस जो मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता हूं 5000 रुपए में, वही ऑफलाइन जो 5000 में पढ़ाता हूं वो आपको दे रहा हूं कितने में? मैं 500 रुपया में। अब किडनी तुम्हार बेच के तू खा ला, ठीक ना? अब इससे ज्यादा कुछ मत बोलिए आप लोग। तो बाबू देखो, बुरा नहीं है, अगर किसी के पास नहीं है ना यार, तो एक बार मुझसे, मेरा नंबर आपको मैं कई बार दे चुका हूं, सुशील सर का नंबर है, फोन करके बतिया लो, कह दो कि गुरुदेव एकदम मतलब हो ना पाएगा तो हम फ्री में कर देंगे, फ्री, एकदम फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कितने बच्चे हैं, सबके लिए तो नहीं कर सकते ना। हर आदमी ये कहे कि प्रॉब्लम है, तो आप बताओ 5 लाख का सिस्टम लगा करके हम कितने प्रॉब्लम किसके लिए लगाया हमने? हमारा तो ठीक ठाक चल रहा था, हम भी कोरोना में घर जाते है ना, मम्मी के आंचल में लेट करके लोरिया भी सुनते और परिवार के साथ भी रह लेते। ये कह रहे हैं ओके सर आईफोन ले लूंगा। हाँ बिल्कुल आईफोन ले लीजिए, आईफोन ले लीजिए और वीडियो गेम खेलिए, ठीक ना? और उस पे देखो पहले इंस्ट्रक्शन आता है कि ये गेम आप खेलेंगे ना आईपीएल वाला, तो लिखा रहता है कि ये एडिक्टिव आपको बना सकता है, फाइनेंशियल रिस्की है भाई, ठीक ना? गुटखा पे लिखा रहता है, दारू पे लिखा रहता है, जहर पे लिखा रहता है। वैसे ये लोग गेम बेच रहे हैं। आईफोन ले लो, आईफोन में बढ़िया वाला पेड वाला गेम लोड कर लो और गेम खेलो, क्या जरूरत है पढ़ने की? सचिन कुमार को हमारा नंबर चाहिए। पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि टाइम 1 सब्जेक्ट मॉर्निंग एंड 1 सब्जेक्ट इवनिंग। अभी तो शुरुआत एक एक सब्जेक्ट से कर रहा हूं ताकि डेमो भी ठीक से हो जाए और आप लोग जुड़ भी जाएं, ठीक है? जैसे चीजें रिदम पे चलेंगी तो फिर 2 क्लासेस की टाइमिंग आपको बताई जाएंगी। अभी एक एक सब्जेक्ट डेली चलेंगी। जैसे आज साइंस का पार्ट पढ़ा दूंगा, कल ज्योग्राफी का, परसों इकोनॉमिक्स का, ऐसे ऐसे करके हर सब्जेक्ट का एक एक आपको डेमो दूंगा, ताकि आपको लग जाए कि आदमी अकेले सब पढ़ाएगा तो कितनी क्वालिटीदार पढ़ाएगा। जब मैं आपको जीएस प्रैक्टिस करवा रहा हूं, हर विषय के सब्जेक्ट आते हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें इतिहास भी आ रहा है, पॉलिटी भी आ रहा है, सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। और इसमें अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरा वादा है आपसे कि इंडिविजुअल जीएस में इससे 10 गुना आप संतुष्ट होंगे।
इससे 10 गुना आप संतुष्ट होंगे। जितना बढ़िया मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, उससे बढ़िया मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, उससे बढ़िया मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, उससे बढ़िया मैं साइंस पढ़ाता हूं। एक बार आप, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं दावे से कि आप एक बार आप डेमो ले लें। सर सिर्फ लिख के देते बनना ही बंद कर दे। चलिए, कोमल कह रही कि सर हम ना गेम खेलते ना टीवी देखते हैं। देखो, कोई खेल बहुत बुरा नहीं, लेकिन एडिक्टिव हो जाना गलत है। जब आप उसी को लेकर के दिन रात जुटे रहेंगे तो बाकी सारी चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी, बाकी सारी चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। चलो आंसर करो, चलो प्रश्न का आंसर करो। गुरुदेव थोड़ा सा पानी दे दीजिए। पशुपालन का प्रमाण कहां से पाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप सब क्या कर रहे हैं भाई? फिर से चलो ऑप्शन इसे आ जाओ, जिसको जो करना करेगा। हमारा काम था आपको सूचना देना। ऑप्शन ए बोला, ऑप्शन बी बोला, ऑप्शन सी बोला, ऑप्शन डी। कौन सा उत्तर इसमें से सही लग रहा है बच्चा पार्टी? जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। राज मौर्य का सी आ गया, राम जी का सी आ गया। राम जी का उत्तर कितना आ गया? सी आ गया। पुष्पेंद्र का बी आ गया। पुष्पेंद्र गलत कर रहे हैं। नहीं, हाँ ठीक है, पुष्पेंद्र ठीक कर रहे हैं। पुष्पेंद्र आप ठीक कर रहे हैं। उत्तर सत्यपाल का सी आ गया। जितने बच्चों का उत्तर बी आया है, मतलब बागोर, उतने लोगों का उत्तर सही है। जो भी बच्चा बागोर को ऑप्शन में लिया है, माने ऑप्शन बी वाला सही कर रहा है, बागोर ये सही है। क्योंकि बागोर राजस्थान का एक स्थल है, बागोर राजस्थान का एक स्थल है जहां से प्रागैतिहासिक काल या पाषाण कालीन, कौन से काल का? पाषाण कालीन पशुपालन का प्रमाण पाया गया है। क्या पाया गया भैया? पाषाण कालीन पशुपालन का प्रमाण पाया गया है। सराय नाहरराय उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ में। कहां पे? प्रतापगढ़ में है। ठीक है, सराय नाहरराय प्रतापगढ़ में है। यहां हड्डी की एक मूर्ति पाई गई है। यहां पर एक हड्डी की मूर्ति पाई गई है और वो स्त्री की मूर्ति है। हड्डी की मूर्ति पाई गई जो स्त्री की मूर्ति है। और भीमबेटका है एमपी में। भीमबेटका है एमपी में, जहां से चित्रकला का, माने प्रागैतिहासिक कालीन या पाषाणिक चित्रकला का प्रमाण पाया गया। पाषाणिक चित्रकला का प्रमाण मिला है, पाषाणिक चित्रकला का प्रमाण मिला है। और चौपानी मांडो आपके इलाहाबाद में है। चौपानी मांडो इलाहाबाद अथवा प्रयागराज में है। यहां से छत्तेदार, माने मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्ते की भांति, मधुमक्खी के छत्ते की भांति मड़ई पाई गई है। ठीक ना? मड़ई का मतलब समझते हैं ना? छपरा या छप्पर, छप्पर का प्रमाण पाया गया है। इलाहाबाद से मधुमक्खी के आकार का ऐसे गोल गोल मड़हे बनाए गए हैं। ठीक ना? इसके तरह का ऐसे प्रमाण पाया गया, गोल गोल मड़हों का। जिद्दी ब्राह्मण ये वाला, सर ये तो मेरे यहाँ है। जिद्दी ब्राह्मण ये तो मेरे यहाँ, कहां से हैं जिद्दी ब्राह्मण भाई आप? जिद्दी ब्राह्मण कहां से हैं? चलो भाई अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? लिखा गया कि संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? संसदीय सचिव, संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राज्यपाल के सामने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, या फिर मुख्यमंत्री के सामने, या फिर मुख्य सचिव के सामने? प्रतापगढ़ से, हाँ ठीक है। क्या लग रहा है इसमें से क्या उत्तर सही हो सकता है भाई? संसदीय सचिव के बारे में आपसे पूछा गया है।
कि जो संसदीय सचिव होता है, पहली बात तो इसके बारे में जान लेना कि यह अपने कार्यों के साथ विशिष्ट मंत्रियों का सहयोग भी करता है, ठीक है, सहयोग भी करता है। और ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के समक्ष अपने शपथ को लेता है, ठीक है, मुख्यमंत्री के सामने संसदीय सचिव जो है ये मुख्यमंत्री के सामने शपथ लेता है, इसलिए इसका उत्तर सही होगा सी वाला, माने तीसरा ऑप्शन इसके साथ सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन इसके साथ सही होगा। अगला देखें, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच क्या अंतर है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम के बीच क्या अंतर है? 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5.5 घंटे का या 6 घंटे का? आप लोग आंसर करेंगे। भाई आलोक पांडे अपना डिलीट कर चुके हैं मैसेज, गलत कुछ बोल दिए थे क्या? कोमल सोनी का उत्तर आ गया सी। बाकी बच्चों का क्या आ रहा है भाई? बाकी बालकों का कितना आ रहा है? आलोक का सी आ गया, राम जी का 5.5 आ गया है, वंदना मौर्य का, जिद्दी का, प्रतिभा पटेल, शशिकांत, कोमल, संगीता और पुष्पेंद्र सिंह। लगभग आप सभी बच्चा लोग ठीक ठाक आंसर कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा 5.5 घंटा प्लस में है, ठीक ना, मतलब आगे है। 5.5 घंटा क्या है? आगे है। अब ये जीएमटी क्या होता है? जीएमटी मीन टाइम ऑफ ग्रीनविच, मीन टाइम लाइन ऑफ ग्रीनविच को शॉर्ट फॉर्म में जीएमटी कहते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में जीएमटी कहते हैं, ठीक है, इसी को जीएमटी कहते हैं। अब ये जीएमटी कहां से? तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के बीचों बीच से गुजरती है। ये जीएमटी भारत में अगर आप देखेंगे ना, अगर आप भारत की बात करें जीएमटी, हालांकि भारत को जीएमटी नहीं कहते हैं, बल्कि जो भारत का होगा उसे हम लोग कहते हैं, देखो बताओ भारत का नक्शा कैसा बन गया? अच्छा बना कि नहीं बना? अगर ये भारत है तो आप जानते हैं कि जो भारत का मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा है, जो भारत की मानक समय रेखा है, इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। विकास पांडे, आशीर्वाद बाबू, कोमल सर ना हम गेम खेल, अच्छा अभी वही पुराना वाला चल रहा है, यूके। उज्जवल सिंह, हाँ ठीक है, देखेंगे थोड़ा सा एक बार समझ लो कि भारत की कंडीशन में क्या होगा। ये जो भारतीय परिदृश्य है, इसमें आप ये समझें अगर कि जो ग्रीनविच टाइम रेखा है, ग्रीनविच टाइम रेखा है, वो लगभग आप देखेंगे कुछ यहां से जाएगी, लगभग कुछ यहां से जाएगी, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं 82.5, जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। तो एक बात तो ये याद रखना है कि ये जो भारत का मानक समय है, ये जो भारत का मानक समय है, ये जो भारत का मानक समय है वो कितना से? तो वो जाएगा 82.5
पूर्वी देशांतर। अब ये पूर्वी भी याद रखना है, पूर्वी क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर भारत को आप दो भागों में डिवाइड कर लो, अगर भारत को आप दो भागों में, जैसे एक ऐसे भाग ऐसे काट लो बीच से और एक इस तरह से काट लो, अगर भारत को आप इस चार तरह से काट रहे हैं तो ये वाला पार्ट, मतलब ये जो ग्रीन रेखा है, इसके इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा, ठीक ना, ईस्ट हो जाएगा। और इसके इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। इधर का भाग पूरब कहलाएगा, इधर का भाग पश्चिम कहलाएगा। और ये 82.5 डिग्री की रेखा जो गुजर रही है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये भारत के कितने राज्यों से? तो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से? भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। अब वो कौन कौन से 5 राज्य हैं मुन्ना? अब वो कौन कौन से 5 राज्य हैं जहां से ये गुजर रही है? वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां से ये गुजरेगी? कोई बच्चा बताएगा कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां से ये गुजरेगी? वंदना मौर्य, लग रहा है कि गांव में आप तरबूज इस समय खा रही हैं। वंदना, आपके गांव में तरबूज कट रहा है इस समय। चले भाई, आंसर आप लोग करते रहे। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं इसको आपको बताना है। तो अब देखो, इसको कैसे याद रखना है। अगर आपको इन 5 राज्यों की डिटेल याद रखनी है तो याद रखना, यूपी में 36, क्या याद रखोगे? यूपी में 36 और उड़ीसा में आधा। यूपी में 36 और उड़ीसा में आधा। अब 5 राज्य क्या हैं? 5 राज्य जो मानक समय जाता है, वो समय कितना जाता है बच्चा लोग? एक ट्रिक अभी जल्दी से बना दिया हूं, ध्यान से देख लो बात। ट्रिक क्या बन जाएगी? कह रहा है कि 5 राज्यों का जो ट्रिक है, 5 राज्यों से गुजरती है जो भारतीय मानक समय रेखा, उसमें से कौन? हमने कहा यूपी में 36। तो यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, में का मतलब एमपी, ठीक ना, मध्य प्रदेश। और 36 का मतलब छत्तीसगढ़। उड़ीसा का मतलब उड़ीसा, में कुछ नहीं है, आधा का मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 5 राज्यों की ट्रिक है जिसे आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं। क्या याद रखेंगे? एमपी में 36, उड़ीसा में आधा। एक बार बोलो सारे बच्चे, एमपी 31, उड़ीसा में आधा। क्या बोलेंगे? एमपी में 36, एमपी में 36, उड़ीसा में आधा। अगर बोल दोगे, यही रट लोगे और 2 3 4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। 3 4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। यूपी में 36, उड़ीसा में आधा। अब एक बात आपसे पूछा जाता है कि यहीं के आसपास देखो पड़ता है अपना इलाहाबाद, ठीक है। और इलाहाबाद के ऊपर आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ इस एरिया में वो पड़ता है मिर्जापुर। तो आपसे कई बार पूछा गया यह प्रश्न है बच्चा, ये कई बार आपसे पूछा गया है कि ये जो मानक समय रेखा है, ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये भारत के किस राज्य, किस स्थान के सबसे नजदीक से गुजरती है? ठीक है, यूपी में। तो उत्तर प्रदेश में पूछा गया है कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो अब तक तो हम लोग कहते थे कि प्रयागराज के नैनी से, ठीक है। क्या बोलते थे? प्रयागराज के या इलाहाबाद के नैनी से। लेकिन अब ये खिसक करके अलग हो गया है, तो अब आप याद रखेंगे मिर्जापुर से, ठीक है। अब क्या याद रखेंगे? मिर्जापुर से। दोनों बात याद रखना,
नैनी भी आजकल पूछा जा रहा है, मिर्जापुर भी पूछा जा रहा है, दोनों बात ठीक है। नैनी भी पूछी जा रही है आप, और मिर्जापुर भी आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए आप याद रखेंगे। अब याद क्या रखेंगे आप? याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। इश्क में तो चलो छोड़ो, इश्क के चक्कर में ना पड़ो, आगे देखो। मिर्जापुर ठीक हो गया बच्चा, आगे बढ़े। इसके लिए क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे देखते हैं कि अब आगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो अगला, अभी तक हमने क्या देखा, इसमें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजर रही है। 5 राज्यों में कौन से, जैसे देखो यहाँ पे 5 राज्य बताए गए हैं। 5 राज्यों में यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो एरिया है, इस एरिया से, अर्थात इसी को आप नैनी कहेंगे, इलाहाबाद के नैनी से ये रेखा गुजर रही है। ठीक है, नैनी के पास से ये रेखा गुजर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते, चलो अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न देखो, ये रहा। क्या है? संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रश्न का आंसर करें, शीघ्रता से आप लोग आंसर करने का प्रयास करें भाई। हो गया, हो गया बच्चों? क्या लग रहा है आपको, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर क्या होना चाहिए आपको, क्या लग रहा है? लोकसभा के प्रति प्रतिभा कह रही, तो चलो ठीक है। ये जो उत्तरदायित्व होता है, लगभग सभी बच्चों ने सी आंसर किया है, लोकसभा के अध्यक्ष। अरे सी कौन बोला भाई? उज्जवल सिंह का, आलोक का, आलोक, उज्जवल और वंदना, कोमल, संगीता, कोमल, जिस जिस बच्चे का मैं नाम ले रहा हूं, कोमल और सत्यपाल, कोमल, सत्यपाल, वंदना, संगीता और उज्जवल, आलोक और नेहा, मोनिका, पुष्पेंद्र। कोमल, सोनी आप अच्छा पढ़ाते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं और आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। जिसका जिसका नाम लिया हूं मैं, वो बच्चा जरूर से इंडिविजुअल जीएस की बैच ज्वाइन करेगा, नहीं तो बंटाधार हो जाएगा। अभी मैं आपको खिलौने वाले प्रश्न दे रहा था, जो भी मैं 3 महीने से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बहुत सब मतलब एकदम बहुत बेकार क्वेश्चन मेरे जीवन के रहे। ये सब कोई दम नहीं था मुझे, कभी मतलब प्रेशर नहीं हुआ क्वेश्चन को लेकर के। और आप ये थोड़ा सा अगर मैं ऊपर स्तर बढ़ जाऊं तो आप लोग एकदम फेल कर जाएंगे बच्चों। जिसका जिसका नाम लिया हूं, आप लोग इंडिविजुअल जीएस जरूर ज्वाइन करिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी तैयारी ठीक हो पाएगी। आपको स्पेशली ट्रीटमेंट की जरूरत है, एडमिट होने की जरूरत है, तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे बैच को। देखो, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। जिस भी बच्चे ने चौथा ऑप्शन किया होगा, माने लोकसभा के प्रति जो भी उत्तरदायी दिया होगा। और सीधी सीधी बात है कि जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 75
तो 75 के पार्ट नंबर 3 में यह बात बोली गई है। कितने में? 75 में यह बात कही गई है कि लोकसभा किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी? तो लोकसभा जो है, जो संसद है, मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? जैसे आपके परिवार का कोई एक सदस्य होता है, मान लीजिए आपके परिवार का कोई एक सदस्य है, आपका कोई भाई है जो गया हुआ है मार्केट में सब्जी लेने, गया है। आपका ये भाई है जो मार्केट सब्जी लेने के लिए गया हुआ है, और आपके इस भाई महोदय ने क्या कर दिया? किसी बच्चे के साथ इसने झगड़ा कर लिया और उसको पीट पाट करके चला आया। तो अब इसके घर वाले क्या करेंगे? इसके घर वाले, इसके मम्मी पापा, ये लोग आ जाएंगे इस बच्चे के घर, अर्थात आपके घर आ जाएंगे। जब आपके घर आ जाएंगे और बात अगर झगड़ा से शुरू होती है और फिर वो मारपीट तक उतर आती है, तो ये बताओ कि झगड़ा से शुरू हुई बात मारपीट पर उतर आई तो इसके भी घर वाले टूट पड़ेंगे और आपके घर वाले भी टूट पड़ेंगे, हर आदमी। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी हो गई, उस परिवार की क्या है? सामूहिक जिम्मेदारी हो गई। मुकदमा लिखा जाएगा तो सामूहिक रूप से लिखा जाएगा, पूरा परिवार के ऊपर। तो सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब ये होता है। अब इसी को आप मंत्रिपरिषद में जोड़ करके देख लो कि अगर मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री है, मंत्रिपरिषद का कोई भी ऐसा सदस्य है, कोई भी ऐसा माननीय है जो किसी ऐसे अपराध में लिप्त हो गया जिसके कारण उस पर कोई ऐसे चार्ज लगा दिए गए जिससे उसकी सदस्यता भंग हो सकती है, तो ऐसे में क्या होगा? पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद ही भंग माना जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री चाहे तो इस्तीफा दे करके सामूहिक रूप से, प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे, अगर प्रधानमंत्री कह दे कि हम इस्तीफा दे देंगे, तो प्रधानमंत्री की इस्तीफा के तुरंत बाद जो मंत्रिपरिषद है वो भंग मान ली जाती है। फिर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा और फिर से क्या होगा? मंत्रियों का चुनाव होगा, मंत्रिपरिषद का चुनाव होगा, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? चौथा वाला ऑप्शन होगा सही, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, शेड्यूल्स की बात कर रहा है, किस शेड्यूल्स में है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध हैं? पहली सूची में, दूसरी, तीसरी, 7वीं और 5वीं में। जरा सा बताने का प्रयास करेंगे भाई कि कौन सी सूची में है, बताने का प्रयास करेंगे किस सूची की बात कर रहा है। राज मौर्य 7वीं सूची बता रहे हैं। आपको भी इंडिविजुअल जीएस पढ़ना पड़ेगा। सत्यपाल ए बता रहे हैं, सही है, लेकिन पढ़ लेना आप भी। वंदना का ए है, लगभग इसका सभी बच्चे ए दे रहे हैं। पहली सूची, ठीक है, पहली सूची इसका उत्तर है। राइट आंसर है ये पहली सूची, ठीक ना। पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। बताएं जरा सा, तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या है? आपको पता है कि तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ एवं प्रतिज्ञान। भारत के जितने भी पदाधिकारी गण हैं,
सभी के लिए शपथ लेने की जो प्रारूप दिया गया है, सभी के शपथ का प्रारूप दिया गया है। जैसे प्रारूप का मतलब एक प्रारूप होता है जिसपे फॉर्मेट में पढ़ा जाता है कि मैं फला फला पद पर पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ इस काम को करने के लिए ईश्वर को साक्षी मान करके कसम खाता हूं, ठीक ना। इस तरह से शपथ लिया जाता है। तीसरे में शपथ हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि अगर हम लोग शपथ की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल करके बात करना कि तीसरी अनुसूची में शपथ को लेकर के क्या क्या मामला बना है, शपथ और प्रारूप को लेकर के, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीन ऐसे लोग हैं। एक का नाम है राष्ट्रपति, दूसरे का नाम है उपराष्ट्रपति और तीसरा व्यक्ति है राज्यों के राज्यपाल। इन लोगों के लिए इसमें उपबंध नहीं है, ध्यान देना। इन तीन लोगों के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए इसमें प्रबंध नहीं है। अनुसूची 3 में इनके शपथ का प्रमाण नहीं है, बल्कि इनको अलग से आर्टिकल में, माने अनुच्छेद में शपथ का प्रारूप दिया गया है, अलग अलग में। राष्ट्रपति का अलग है, उपराष्ट्रपति का अलग है, राज्यपाल का अलग है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 7वीं अनुसूची का मतलब है, इसका 7वीं का मतलब होता है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन किसके किसके बीच में? राज्य और केंद्रों के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में कितने पावर का बंटवारा होगा, कितना एरिया, कितना पावर किसका है, ठीक है। ये आपको बताया गया 7वीं अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में क्या है, जरा सा बताएं भाई। 5वीं अनुसूची तो देखो, एससी और एसटीज, एससी और एसटी के क्षेत्रों और प्रशासन की बात की गई है, के क्षेत्रों और प्रशासन की बात की गई। एससी एसटी के क्षेत्रों की बात की गई किसमें? 5वीं अनुसूची में। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन के रूप में कावेरी को दिया गया है, ताप्ती है, सोन नदी है और केन नदी है। 4 में से कौन सा एक ऑप्शन सही है, इसको आप बताने का प्रयास करेंगे। 4 में से कौन सा एक सही है, इसको आप बताने का प्रयास करेंगे। बी ऑप्शन, वेरी गुड। आप लोग बी ऑप्शन कर रहे हो और बी ऑप्शन सही है। ये मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में बैतूल नामक एक स्थान है। कैसा? बैतूल नामक स्थान है जहां पर एक मुल्ताई, हाँ, बैतूल के पास मुल्ताई नाम का एक स्थान है। मुल्ताई, यही मुल्ताई से ये निकलती है। इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता कहां से? मुल्ताई से, ठीक है। एमपी के सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी में बैतूल के निकट मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती का उद्भव होता है, या ये कह सकते हैं कि उद्गम होता है। ये सतपुड़ा और अजंता के बीच जो भ्रंश बना है, सतपुड़ा और अजंता के बीच जो भ्रंश है, वहीं से प्रवाहित होती है। सतपुड़ा और अजंता के भ्रंश का मतलब जरा सा इसको समझे आप कि क्या है। देखो यहाँ पे ये पर्वत श्रेणी जो है, ये वाली पर्वत श्रेणी, ये है सतपुड़ा की, सतपुड़ा की। और यहाँ पे पर्वत श्रेणी एक है
ये पर्वत श्रेणी है अजंता की, ठीक है। कैसी पर्वत श्रेणी है? अजंता की है। अब इसी के बीच से ये नदी प्रवाहित हो रही है, जो बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, जिसे आप लोग नाम दे रहे हैं क्या? ताप्ती नदी। ठीक भैया, तो ताप्ती नदी कहाँ, किस दो पहाड़ियों के बीच है? सतपुड़ा पहाड़ी और अजंता पहाड़ी के बीच से जो भ्रंश घाटी का एरिया है, यहां से प्रवाहित हो रही है। उम्मीद है कि बात आप समझ रहे हैं, उम्मीद है कि आप बात समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वंदना मौर्य करी एग्रीकल्चर भी चलेगा? हाँ दिखाते हैं। जो इंडिविजुअल जीएस की क्लास होगी, इसमें चलने वाले सब्जेक्टों में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और इसके अलावा यूपी स्पेशल, जनगणना और पर्यावरण, और अगला सब्जेक्ट जो होगा वो होगा कृषि एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं प्रौद्योगिकी। इतना कुछ पढ़ाया जाएगा भैया। पुष्पेंद्र सिंह कंप्यूटर खुद से पढ़ लेना, करंट खुद से पढ़ लेना। इतना कम लग रहा है? मतलब करेजवा दूह लेना चाह रहे हो तुम लोग? जितना पढ़ा रहा हूं ना, जिस क्वालिटी का पढ़ाऊंगा, पहले बैच ज्वाइन कर लेना, जिस क्वालिटी का पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लेना, और उसके बाद फिर घूमते रहना यूट्यूब पे खोज करके कि जितने कम में आप चीजें अच्छा लाइव पढ़ाऊंगा मैं, ठीक ना। दो तरह से वीडियो बिकते हैं ऑनलाइन। एक जैसे अब देखो, यही जो पढ़ा करके मैं वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा मेरा, फिर यही मैं बेचूंगा, फ्री में दे दूंगा। लोग क्या किए हैं, 5-5 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया ले करके वीडियो पढ़ाए हैं। अब वही वीडियो वो लोग पब्लिक कर रहे हैं, वही वीडियो आपको 99 में, 100 रुपया में, 500 रुपया में बेच रहे हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं। लाइव नहीं पढ़ा रहा कोई, जो आज तक वो पढ़ाए हैं साल 2 साल 4 साल में, वही वीडियो आपको बेच रहे हैं वो। तो आप लोग तो स्टूडेंट हैं, है ना, पर्दे के उस पार है, तो पर्दे के इस पार रह करके हम लोग सारी चीजें समझ रहे हैं। सर पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट करेंगे आप, जो पेमेंट का मोड हमारा जैसे चलता है सुशील सर का, 6392464612 एक नंबर है, 6392464612। अब आप इस पे गूगल पे, भीम पे, चाहे जितना ऑनलाइन मोड पे का होता है, आप सब इस नंबर पे कर सकते हैं। 6392464612 पर आप पेमेंट कर सकते हैं। 6392464612 पर आप पेमेंट कर सकते हैं। नंबर फिर से एक बार लिख लो, 6392
464612 ये पेमेंट का नंबर है। आप इस पे पे कर सकते हैं, चाहे आप जी पे कर लो, चाहे गूगल पे कर लो, या कोई और भी, जिस तरह से आप जिस मोड में भी करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट की फीस 99 रुपीज है। अगर वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो अभी जब तक डेमो चल रहा है, मतलब 5 दिन का जो डेमो है, हर सब्जेक्ट का एक एक डेमो दिया जाएगा जो कोर सब्जेक्ट है, जब तक डेमो चल रहा है तब तक के लिए ऑफर है। आप 399 में भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और ये खरीदना नहीं कहेंगे, ये केवल आपसे रजिस्ट्रेशन का चार्ज लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का चार्ज लिया जा रहा है, बस इनरोलमेंट का चार्ज लिया जा रहा है, बाकी पैसा नहीं लिया जा रहा है। 63 92 46 46 12, हाँ ठीक है, 63 92 46 46 12। पुष्पेंद्र कह रहे हैं 300, जो भी कर लीजिए आप। देखिए अगर आप 5 दिन के मतलब 5 मई से पहले कर देंगे, ठीक ना, 5 मई तक अगर आप पेमेंट कर दे रहे हैं तो आप ये वाला ऑफर लेंगे, ये वाला ऑफर आपको मिलेगा। नहीं तो आपको 99 रुपए पर सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, पर सब्जेक्ट आपको पे करना पड़ेगा। कोर सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, जो कोर सब्जेक्ट 5 होते हैं, ठीक ना, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, जो 5 सब्जेक्ट कोर है वो आपको 99 रुपया पर सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, कर देना पुष्पेंद्र, कोई बात नहीं। मोनिका केसरवानी, फीस क्या है सर? मतलब तुम, फीस यही है जो कह रहा हूं, ठीक ना, अलग से नहीं कुछ है मोनिका, अलग से नहीं कुछ है, फीस यही है 99 रुपया पर सब्जेक्ट। अगर आप डेमो के दरमियान करती हैं, मतलब 5 दिन के अंदर करती हैं, 5-6 मई तक 5 दिन का डेमो रहेगा, 5 मई तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो 399 में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलो। हाँ बिल्कुल कर दीजिए। और आपको बता दूं मैं कि अभी तक मेरे पास जो एडमिशन हो चुके हैं इसमें, अभी आज तक, अभी सर इनरोल कर रहे हैं बैठ करके, अभी तक इस बैचेस में मेरे पास शायद 48 एडमिशन हो चुके हैं। और सभी बच्चे, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 99 के हिसाब से एक बार में ही पेड कर दिया है, मतलब 500 रुपया उस बच्चों ने पेड कर दिया बिना किसी ऑफर का लाभ उठाए, खुद से, अपनी इच्छा से। वो भी तो विद्यार्थी हैं। इनमें से मैक्सिमम विद्यार्थियों ने यह काम किया जिन्होंने 500 रुपया पेमेंट किया है। वो मेहनत देख रहे हैं हमारी, वो देख रहे हैं कि कितना रेगुलर और कितना बेहतर ढंग से चीजें चल रही हैं। तो आपको समझना चाहिए चीजें आपके लिए किए जा रही हैं, चीजें आपके लिए की जा रही है। राज मौर्य कह रहे हैं कि डेमो क्लास कब से स्टार्ट है? मतलब आप लोग यार पागल कर देंगे हमें लगता है। कोमल कह रही पढ़ाइए, भूख लगी है, बैठ करके सुनने में तुमको भूख लग गई और हम जोर जोर से बोल के पढ़ा रहे हैं, हमको ना भूख लगी है, तुमको भी भूख लगी है। चलो आगे बढ़ो। ये इसको बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ये बारामती नहीं बल्कि ये सारामती है। क्या ये बारामती नहीं है? थोड़ा सा ये टाइपिंग गलत हो गया, बारामती नहीं, ये सारामती है, ये सारामती है। ये ध्यान से देखेंगे, ये सारामती है, सारामती। और सारामती ही क्या है? यही नागालैंड की सबसे बड़ी चोटी है। अनाईमुड़ी ये केरल की सबसे बड़ी चोटी है। कहां की? केरल राज्य की सबसे बड़ी चोटी क्या? अनाईमुड़ी है। बात आ जाएगी अगर नंदा देवी की, तो नंदा देवी यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी चोटी है। और दोद्दा बेटा तो अभी पिछले दिनों कई बार आपसे बताया हूं, तमिलनाडु। दोद्दा बेटा क्या बोला? तमिलनाडु, तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी। अब आप ऐसे चाहो तो इस तरफ लिख लो राज्य और इस तरफ लिख लो सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। एक तरफ लिख लो राज्य, मतलब ये राज्य है, और इस तरफ लिखा गया है सर्वोच्च चोटी। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो,
राज्य और सर्वोच्च चोटी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो बाकी के प्रश्न कल कराते हैं ना, आज के लिए टाइम पूरा हो गया है, तो बाकी का प्रश्न हम लोग कल कराते हैं, आज इसी को लास्ट करते हैं, ठीक ना। आज इसी प्रश्न को लास्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी बच्चों रुक करके सुन लो, एक बार सभी बच्चों ध्यान से सुन लो, बात मैं बता दे रहा हूं। इंडिविजुअल जीएस की क्लास समय क्या होगा, इसका समय होगा शाम को 7 बजे से, और ये लाइव फॉर्म की क्लास होगी। कहां पे चलेगा, तो ये चलेगा बीट एग्जाम्स पर। कहां चलेगा, बीट एग्जाम पर चलेगा, ठीक है। यूट्यूब पर लाइव अभी रहेगा। ये कहां चलेगा, बीट एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बीट एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर चलेगा, ठीक है। समय हो गया। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है। रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है, तो रजिस्ट्रेशन चार्ज है 99 रुपीज पर सब्जेक्ट, 99 रुपीज पर सब्जेक्ट, ये चार्जेस हैं। ऑफर क्या आपके पास है, ऑफर ये है कि अगर आप 5 मई से पहले एडमिशन कराते हैं तो इसमें आपको केवल और केवल कितने में 399 में आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कोर 5 सब्जेक्ट है जीएस के। अब पेमेंट के मूड की बात हम करें कि पेमेंट कैसे करें, ठीक ना। पेमेंट मूड क्या होगा, पेमेंट मूड आपको करना है, हमारे पास मोबाइल नंबर है जिसको आप लिख लेंगे 6392 46 46 12, ये पेमेंट नंबर है। फिर से बोल दे रहा हूं 6392464612, 6392464612 पर आप किसी भी माध्यम से, गूगल पे है या किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और बातें, हाँ डेली क्लास चलेगी, आपकी क्लास की सूचना दे दें आपको, डेली क्लास चलेगी, क्लास डेली होगी, ठीक है, रोज होगी। जब तक डेमो होगा तब तक 1 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद टाइम के हिसाब से 2 सब्जेक्ट भी इसमें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। टाइम के साथ 2 सब्जेक्ट भी इसमें पढ़ाए जाएंगे। उम्मीद है कि सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी। आप इस ऑफर का खुद भी लाभ लीजिए और आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ आप पहुंचाइए, ठीक है। सभी बच्चों के आज के लिए जय हिंद है। कल मिलते हैं हम लोग अपने इसी टाइम पर 9:30 बजे, और आज तो शाम को जरूर आपको आना है। हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि एक एक बाराती अपने साथ जरूर लेके आएगा, मतलब 1-2 बच्चा आप जरूर लेकर के आएंगे। एक बच्चा समझ लो, मेरा जो जीएस की क्लास करने जा रहे हैं ना आप लोग, जो मेरी क्लास आप लोग करने जा रहे हैं, ये क्लास वास्तव में कैसी क्लास होगी, जैसे आप किसी से पहली बार मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई ना कोई एक तो स्टेपनी साथ ले जाते हैं। तो पहली बार मुलाकात है इंडिविजुअल जीएस में, तो आप लोग क्या करेंगे, 1-2 व्यक्तियों को लेकर के आएंगे। बी केयरफुल एवरीवन, कोरोना। ओके सर, ओके, थैंक यू बालक, कल मिलते हैं।